जय जवाहर दोस्तों स्टूडेंट। आज हम आपके सामने बायोलॉजी का एक और वीडियो लेकर आए हैं, भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें से पीएटी एग्जाम में हमेशा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो ये आज का जो वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपने इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। तो अंतिम तक देखते रहिए हमारा वीडियो। तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो एक तरफ हमारे तथ्य रहेगा, दूसरी तरफ इसकी स्थिति और मात्रा। अगर कोई स्थिति वाला है कहाँ पर लगाया तो उसकी स्थिति बताएंगे, उसी के साथ अगर वो मात्रा में है तो मात्रा के रूप में हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे। तो पहला है कि इसमें अस्थियों की कुल संख्या। ठीक है, अस्थियों की कुल जो संख्या होती है, एडल्ट में दिया है तो एडल्ट में कितना होता है, 206 उसकी होती है संख्या जो है वो होता है। ठीक है, एडल्ट मतलब होता है जब वो जो है वयस्क हो जाते हैं तो उस समय कितनी हो जाती है, 206 हो जाते हैं जल। लेकिन शिशु स्थिति में जो है वो उससे ज़्यादा होता है, 206 से वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमें सबसे छोटी जो अस्थि होती है हमारे शरीर में, ह्यूमन में सबसे छोटी जो अस्थि होती है उसको बोलते हैं स्टेपिस के नाम से इसको जाना जाता है। स्टेपिस यानी कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य कर्ण में जो है वो पाए जाते हैं। जिससे हम लोग जब कान के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलता है, जिसको बोलते हैं हमें मीस के नाम से जानते हैं। इसको मीस बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका मतलब होता है मेलियास, आई का मतलब होता है इंकस और एस का मतलब होता है स्टेपिस, जो कि आपके मध्य कर्ण में पाए जाते हैं। तो इसी को जो है बोला जाता है मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इसको एक और नाम इसका है मीस, मेलियस, इंकस और स्टेपिस के नाम से इसको भी जानते हैं। फिर उसके बाद आएगा सबसे लंबी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे लंबी अस्थि होती है आपकी जांघ की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। उसकी जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। उसी तरह इसमें है मानव शरीर में कशेरुकों की कुल संख्या इतने हमारे पास वर्टेब्री इसमें पाया जाता है, तो वो होता है आपके 33 जो है इसमें वर्टेब्री जो है वो पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, 33 वर्टेब्री जो है इसमें पाया जाता है। और इसी के द्वारा जो है आपके वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन होता है या रीढ़ की हड्डी का फॉर्मेशन होता है। तो रीढ़ की हड्डी कितना होता है आपके पास, जब 33 हड्डियाँ जो इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें पेशियों की कुल संख्या को कितनी हमारे पास जो है पेशियाँ होती है, तो पेशियाँ कितनी होती है प्लस आपके 639 प्लस के रूप में आपके पास क्या है, पेशियाँ जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पेशियाँ मतलब मसल्स हैं, तो कितना पाए जाएंगे, 639 प्लस में पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा ही इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद होगा सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जो पेशी होती है इसको बोलते हैं सार्टोरियस पेशी के नाम से इसको जानते हैं। सबसे लंबी पेशी इसको बोलते हैं सार्टोरियस पेशी। और इसी को एक और अब बता दूं आपको, बोला जाता है हनीमून पेशी के नाम से इसको जानते हैं। इसी सार्टोरियस को और क्या बोलते हैं, हनीमून के नाम से जानते हैं इसको। इसी को बोला जाता है आप में हनीमून, हनीमून पेशी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है, जांघ पर पाया जाता है। ठीक है, जांघ में जो है वो पाया जाता है, तो जांघ पर जो पाया जाता है इसी को बोलते हैं हमारे में क्या है ये, जिसको बोलता है हनीमून पेशी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को बोलते हैं सबसे क्या है, लंबी पेशी सर्टोरियस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हनीमून पेशी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मांसपेशी के नाम से। और याद की जो लंबाई होती है वो कितना होता है हमारे में 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर, और फीट में देखेंगे तो 4.9 फीट की जो है वो उसकी क्या होती है, लंबाई जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो छोटी आंत की जो लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की होती है 6.25 मीटर, और उसकी जो फीट में देखेंगे तो 20 फीट की इसकी जो है वो लंबाई हमारे पास जो है छोटी आंत की जो है वो होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में ही क्या होता है, ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो छोटी आंत में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है इसके बाद अगर दोनों को मिलाकर देखें, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई को देखें कितना होता है, 9 मीटर की इसकी जो है लंबाई जो है वो हो जाता है। यकृत का भार, तो लीवर में का भार जो है पुरुषों में कितना होता है, तो पुरुषों में होता है आपका 1.4 से 1.8 केजी जो है वो भार होता है पुरुषों में, यकृत का भार। ठीक है, उसी तरह से अगर महिलाओं में देखें यकृत का भार तो कितना होता है, 1.2 से 1.4 किलोग्राम जो है महिलाओं में इसका भार जो है वो होता है। और सबसे उसके बाद है सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं, लीवर को आपका सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। और उसके बाद आता है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता भी किसमें होती है, आपका यकृत में ही होती है। पुनरुद्भवन मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो है अनिर्माण या जो है पुनः अनिर्माण की जो क्षमता होती है किसमें पाया जाता है, आपका यकृत में ही वो पाया जाता है। और सबसे कम पुनः अनुद्वहन की जो क्षमता होती है किसमें होता है, आपके मस्तिष्क में जो है वो होता है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है, इसमें जो पार्ट अगर वहाँ का
टूट जाता है या खराब हो जाते हैं तो उसमें जो है वो बहुत ही कम जो है बन पाता है। ठीक है, अब उसके बाद होगा शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। दांत का इनेमल मतलब ऐसे हमारे पास दांत रहते हैं तो इस दांत में ऊपर की ओर जो है क्या रहेगा, यहाँ पर जो है ऊपर कैसा जो है इसमें जो लेयर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हमारे में दांत का जो है इनेमल, जिसके कारण जो हमारा दांत जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है। इसको आम भाषा में और क्या बोलते हैं, इसको आम भाषा में बोल देते हैं हमारे में सीमेंट। सीमेंट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। आम भाषा में क्या बोलते हैं, सीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद आएगा इसमें सबसे अब बड़ी लाल ग्रंथि। तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होता है इसमें पैरोटिड ग्रंथि जो है इसको बोला जाता है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि के नाम से इसको जो है वो जानते हैं, जिसके द्वारा जो है आपके जो भोजन का पाचन जो है वो होता है। ठीक है, और अधिकतर जो लार होते हैं उसमें लगभग 90% आपका पानी ही होता है। ठीक, उसके बाद बोलता है शरीर का सामान्य तापमान कितना होते हैं, तो शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो कितना होता है 98.4 अंश फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 अंश सेंटीग्रेड जो है वो इसका तापमान जो है वो हमारे शरीर में होता है। में रुधिर की मात्रा, हमारे जो ह्यूमन शरीर होता है उसमें रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें होता है आपके पास 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर इसमें जो है वो होता है। और हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो है पुरुषों में कितना होता है, तो 13.16 ग्राम वो पाया जाता है। ठीक, और उसी तरह से अगर महिलाओं में अगर हम लोग देखेंगे कितना होता है 11.5 टू 14 ग्राम होता है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की क्या संख्या देखते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या को जब इसमें देखते हैं कितना होता है 5,000 से 10,000 पर क्यूबिक mm जो है इसमें पाया जाता है। क्या हमारे में WBC की जो है वो संख्या। ठीक है, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है इसको बोलते हैं हमारे में लिम्फोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है, और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है इसको बोलते हैं आप में मोनोसाइट के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद होगा इसमें लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का जो है वो होता है। बहुत बारे क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं। ठीक है, तो 120 दिन का उसका जीवन काल। उसी तरह से WBC का जो जीवन काल होता है कितना होता है आपके 2 से 5 दिन का होता है, और इसी WBC में क्या होता है रोगों से लड़ने की जो है क्षमता इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब रुधिर का थक्का बनने का जो समय होता है उसको बोलते हैं कि कितना टाइम लगता है हमको, 3 से 8 मिनट में उसको थक्का जो है वो बन जाता है। अगर इससे 3 से 8 मिनट में अगर थक्का नहीं बनता तो उसको क्या रोग हो सकते हैं यहाँ पर जो है वो, उसको होता है हमें एनीमिया। ठीक है, उसको क्या रोग होता है यहाँ पर, एनीमिया रोग जो है उसमें हो जाता है। ठीक, इसमें जो है रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। अब आते हैं हमारे में, तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग क्या होता है, AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड को ले सकता है, और सर्वदाता जो होते हैं ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं O जो होता है सर्वग्राही है, सर्वदाता जो है वो होता है, और AB जो है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होते हैं। और इसी तरह से रुधिर का जो है दाब कितना होता है, सामान्य रुधिर का दाब होता है आपका 120 से 120/80 Hg जो है इसका जो है वो दाब जो है वो होता है। ठीक है, सामान्य रुधिर का। उसके बाद होगा इसमें वयस्क की हृदय गति, जो वयस्कों में हृदय गति होता है कितना होता है 72 बार प्रति मिनट। 72 बार आपकी हार्ट बीट जो है 72 बार प्रति मिनट की दर से हार्ट बीट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होगा इसमें सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी जो धमनी होते हैं इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा का नाम जाना जाता है। एब्डोमिनल रीजन पर पाया जाता है इसलिए इसका नाम है एब्डोमिनल एरोटा के नाम से इसको जानते हैं, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो होता है। और उस तरह से इसमें वृक्क का भार कितना है, तो वृक्क का भार होता है आपका 150 ग्राम इसका वृक्क का भार होता है। किडनी का भाग होते हैं। ठीक, और किडनी का नाम होता है रीनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर होगा मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो इसका भार होता है आपके 1220 से 1400 ग्राम इसका जो है भार होता है। ठीक है, 1220 से 1400 ग्राम जो है इसका भार होता है। अब उसके बाद आएगी इसमें मेरुदंड की लंबाई, तो कितना होता है आप में 42 से 45 सेंटीमीटर जो है आपके पास मेरुदंड की जो है लंबाई होती है। अब उसके बाद है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। क्रेनियल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है कितना होता है 12 जोड़ी जो है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या पाया जाता है। अब आते हैं इसमें स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, स्पाइनल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है कितना यहाँ पर जो है 31 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या हमें जो है पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद होगा सबसे लंबी तंत्रिका जिसको बोलते हैं इसमें सिएटिक। ठीक है, सबसे बड़ी तंत्रिका जो होते हैं उसको बोलते हैं सिएटिक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक, अब उसके बाद होगा इसमें सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर तंत्रिका। सबसे पतली एवं सबसे छोटी तंत्रिका बोलते हैं ट्रॉक्लियर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो
प्रोक्लियर है आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपके नेत्र में, यानी कि मांसपेशी होती है उसको जोड़ने का काम जो है वो करता है। उसी तरह से इसमें आएगा आपका सबसे बड़ी तंत्रिका। सबसे बड़ी क्या होते हैं, तंत्रिका, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल के नाम से इसको जाना जाता है, ट्राइजेमिनल। और ये जो ट्राइजेमिनल होता है इसमें नेत्र तंत्रिका, पहले आप कहाँ जाएंगे, आपका नेत्र तंत्रिका, नेत्र तंत्रिका पे। दूसरे जो होते हैं इसको बोलते हैं हमारे में मैक्सिलरी, मैक्सिलरी पे पाया जाता है। अब उसके बाद तीसरा होगा इसमें मैंडिबल, 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 3 रीजन पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, ये आपके जो है ट्राइजेमिनल जो होता है कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्राइजेमिनल जो है वो 3 रीजन पर, एक नेत्र में पाए जाएंगे, दूसरा मैंडिबल पे, तीसरा जो है आपका मैक्सिलरी पर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इस इसमें जो है वो 3 जगह पर पाया जाता है। अब उसके बाद होगा सबसे बड़ी जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है आपका सर से लेकर पैर तक जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद होगा इसमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। देखते हैं इसमें विटामिनों के कार्य, महत्वपूर्ण स्रोत की, विटामिन के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या उसका जो है वो स्रोत होता है, उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला इसमें आएगा आपका रेटिनार, या इसको बोलते हैं विटामिन ए। तो इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि, कार्य क्या होता है, वृद्धि, आँखों की निरोगता, आँखों की निरोगता। उसके बाद है त्वचा और श्लेष्मिक, त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली कोशिकाओं की जो है कोशिकाओं की जो क्रियाओं के लिए आवश्यक जो है वो होता है। अब इसका जो स्रोत होता है, तो स्रोत कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पे मछली में होता है, यकृत के तेल में होता है, लीवर, गुर्दा और फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे, जर्दी आदि में जो है वो, अंडे का जर्दी आदि जो है पाया जाता है। अब उसके बाद आएगा इसमें B1, उसके बाद आएगा B1, इसका नाम होता है थायमिन। थायमिन का हम जानते हैं इसका काम होता है वृद्धि कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपपचय, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उपपचय करेगा, का नियंत्रण करते हैं, और हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, इसका स्रोत क्या है, तो बीज वाले अन्न, बीज वाले जो अन्न होते हैं उसमें दूध में मिलता है, और मांस में दूध में, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज और अंडा, ईस्ट आदि में जो है वो पाया जाता है। उस तरह इसमें है आपका B2 है, तो B2 का साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो होता है कहाँ पर है, इसका काम होता है वृद्धि, त्वचा और मुख की निरोगता, आँखों की सक्रियता काम करते हैं। अब इसका स्रोत होता है आपके मांस, सोयाबीन और दूध, हरी तरकारियाँ, अंडे, मुर्गा आदि में जो है वो पाया जाता है। अब होगा इसमें B3 होगा, तो B3 का नाम क्या होता है, B3 को बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, B3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसको बोलते हैं कोएंजाइम, इसका कार्य है कोएंजाइम ए तथा एसिटाइल कोलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है वो होता है। अब इसका स्रोत है ईस्ट में, मांस में, यकृत, गुर्दा, दूध, अंडे आदि में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसमें आपका B5, तो इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं मियासिन, मियासिन के नाम से इसको जानते हैं, या आपका निकोटीन अम्ल, मियासिन या निकोटीन अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका कार्य होता है वृद्धि का एवं जो है कार्बोहाइड्रेट उपपचय और आमाशय एवं जो है और आंतों की सक्रियता, तंत्र की सक्रियता काम करता है ना। अब इसका जो है इसका जो है स्रोत है, तो स्रोत कहाँ पर है, मांस, मूंगफली का मक्खन, उसके बाद है आपका पनीर, बटर, आलू, साबुत अनाज, टमाटर और पत्ते वाले जो तरकारी है उसमें जो पाया जाता है। अब उसके बाद आएगा इसमें B6, तो B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसका साइंटिफिक नाम है। तो पायरिडॉक्सिन क्या होता है, इसका अमीनो अम्ल का उपपचय जो है वो करता है। ये जो है इसका स्रोत है यकृत, मांस और अनाज आदि में जो है प्राप्त होते हैं। कि जो ये हमारे पास जो विटामिन, इसके कमी से क्या प्रभाव होता है, तो विटामिन ए, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, तो विटामिन ए से वृद्धि रुकता है, रतौंधी व जो है जीरोफ्लेमिया संक्रमणों के प्रति जो है प्रभावितता, उस तरह से त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, त्वचा के जो झिल्ली है उसमें परिवर्तन करना, और दोषपूर्ण दांत एवं जो है बीमारियां आदि जो है इसके लक्षण होते हैं विटामिन ए के। उससे बताया आपका B1, ठीक है, तो B1 के लिए क्या होता है, वृद्धि का रुकना, सूखा और वजन का घटना, और तंत्रिका विकास जो है कम होगा। उसी तरह से इसमें बेरी होता है, B1 की कमी से बेरी होता है, और ये
विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग होते हैं, इसको याद रखेंगे। और थकान का होना उसी तरह से बदहजमी, पेट की खराबी आदि जो है इसमें होता है। ठीक है, टू से कमी से क्या क्या होते हैं, तो वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, और जीभ पर छाले पड़ जाना, और असमय बुढ़ापा से बाल वगैरह का पकना, झुर्री होना, और प्रकाश न सह पाना, ये आदि जो है किसके कारण होता है, B2 के कमी कारण जो है वो होता है। अब आगे इसमें B3 आएगा, तो B3 कारण क्या होता है देखते हैं, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन महसूस का होना, ये B3 के कमी कारण होता है। और B5 के कमी से क्या हो गई, अब जीभ का जो है चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, और मानसिक विकारों यानी कि जिसको बोलते हैं पिलाग्र का होना कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें जो है वो कमी से होता है। फिर आएगा इसमें B6 आते हैं, तो B6 में क्या होते हैं, त्वचा रोग होते हैं इसमें। उसके बाद है मस्तिष्क का ठीक से कार्य ना करना, और शरीर का जो है भार कम होना, जिसको बोलते हैं एनीमिया के रोग जो है इसमें हो जाते हैं। ठीक, देखते हैं B7, तो इसको बोलते हैं आपका बायोटीन। B7 का नाम होता है बायोटीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो बायोटीन क्या होता है, इसका जो कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय और त्वचा एवं बालों की रक्षा करने का काम करता है B7 जो है। ठीक है, अब उसके बाद होगा इसमें इसका स्रोत क्या होता है, तो मांस में पाए जाते हैं। मांस में अंडे, यकृत और गिरिदार फल एवं दूध आदि में जो है पाया जाता है। उसके बाद है B9, तो B9 को बोलते हैं हमारे फालिक अम्ल। तो फालिक अम्ल का जो है कार्य क्या होता है, तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण तथा वृद्धि, और न्यूक्लियक अम्ल के अपचय में जो है वो सहायक होता है। उस तरह से इसका जो स्रोत होता है कहाँ पर है आपका, गिरिदार फल, हरी तरकारियाँ, यकृत, सेम, ईस्ट, अंडा आदि में जो है वो पाया जाता है। फिर होगा इसमें B12, तो साइनोकोबालामिन। तो इसका जो कार्य होता है देखते हैं, कार्य है रुधिराणु का निर्माण करना, रुधिर का जो है निर्माण करना। उस तरह से इसमें न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए जो है नाइट्रोजन उपापचय आदि का काम जो है वो करता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण भी करता है और नाइट्रोजन का उपापचय भी करता है। इसका जो स्रोत होता है वो कहाँ पर है, यकृत जो है इसका स्रोत है, यकृत आदि स्रोत इसको मिलता है। अब आगे इसमें विटामिन सी, तो विटामिन सी का इसका नाम होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो ये जो है आपका वृद्धि कार्य करता है, उसके है दांतों के विकास तथा जो है मजबूती और मसूड़ों की निरोगता, हम घाव को भरने का काम कौन करता है हमारे में, विटामिन सी जो है वो करता है। इसका स्रोत है आपके नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली तरकारियां, आंवला, खट्टे पदार्थ आदि में जो है वो विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर होगा इसमें विटामिन डी, तो विटामिन डी इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसमें वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण करना होता है। और उसी तरह से इसमें जो है इसका स्रोत होता है मछली का यकृत का तेल, संपूर्ण दूध और अंडे, और सूर्य का प्रकाश के रूप में हमको मिलता है। इसमें विटामिन ई आते हैं, तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो है सामान्य जनन इसका कार्य होता है, और ये मिलता कहाँ पे, इसका स्रोत है आपके पत्ती वाली तरकारियाँ, दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल आदि में जो है पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद होगा इसमें विटामिन के, तो विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्लेवनोन। तो ये जो है आपके रुधिर के सामान्य थक्के जमाना, और उसी तरह से यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक कार्य करता है। उसके बाद स्रोत जो होता है हरी तरकारियाँ, सोयाबीन का तेल, टमाटर, और आंतों में जीवाणु भी संश्लेषण करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, ये है हमारे में B7, यह है B7। उसके बाद है ये है आपके B9, फिर होगा इसमें B12। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, तो B7 से क्या होता है, इसके कमी से क्या होते हैं, इसमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आना आदि जो है वो होता है। और B9 के कमी से आपका एनीमिया तथा पेचिश रोग जो है इसके द्वारा होते हैं। और उसके बाद होगा इसमें B12 के कमी से क्या होगा, रुधिर की कमी होना आदि जो है इसमें होता है। B12 कमी से रुधिर की जो है कमी हो जाते हैं शरीर में। फिर उसके बाद होगा इसमें विटामिन सी, तो ये है विटामिन सी। उसके बाद होगा विटामिन डी, फिर होगा आप में विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन सी के कमी से क्या होते हैं, मसूड़े का फूलना, अस्थियों के चारों ओर जो है स्राव, उस तरह से होगा आपका जरा सी चोट
लगने पर रुधिर का निकल जाना, जिससे बोलते हैं स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो है वो होता है। अब उसके बाद होगा इसमें अस्थियां कमजोर होना, ठीक। उसके बाद होगा विटामिन डी के कमी से क्या रोग होते हैं, तो इसमें रिकेट्स बोलते हैं, इसी को सूखा रोग के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें कमजोर दांत एवं जो है दांतों के रोग एवं दांतों का सड़ना आदि जो है विटामिन डी की कमी कारण जो है वो होता है। और विटामिन डी से विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा क्या है, सूर्य की रोशनी। फिर उसके बाद होगा विटामिन ई, तो विटामिन ई से क्या हो गया, कमी से जनन शक्ति जो है वो कम होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आए इसमें आएगा आपके विटामिन के, तो विटामिन के द्वारा क्या होता है, रुधिर का स्राव जो है होना और उस तरह से ऐठन आदि जो है वो होते हैं इसकी कमी से। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख खनिज लवणों का महत्व, स्रोत एवं जो है अविभाजित, ठीक है। तो क्या क्या इसके स्रोत होते हैं और किस तरह से इसको जो है खनिज लवणों को इसमें बांटा गया है, तो देखते हैं हमारे में खनिज लवण आएगा। पहले इसमें कैल्शियम आएंगे, तो कैल्शियम तो देखते हैं इसका जो महत्तम का होता है, तो कहाँ पर है, तो अस्थियां एवं दांतों का निर्माण करना, उस तरह से हृदय एवं पेशियों का भी नियंत्रण एवं रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है कैल्शियम। और स्रोत होते हैं इसके अंडा, दूध, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जी इसके स्रोत होते हैं। और उसके बाद फास्फोरस देखते हैं, तो फास्फोरस जो है आपका कहाँ पर पाए जाते हैं, कोशिकाओं को ऊर्जा, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। उसके साथ अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने में काम करता है। इसका स्रोत होता है अनाज, दाल, दूध, अंडा और मछली आदि में जो है वो पाया जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद लोहा देखते हैं, तो Fe आयरन को देखेंगे तो क्या बोलता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान जो है करते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक जो है वो होता है, ठीक है, इसलिए उनको आयरन के टैबलेट जो है दिया जाता है। फिर उसके बाद इसका स्रोत होगा, तो स्रोत के रूप में कहाँ पर है, अनाज में दाल, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां और केला, सेब और अमरूद में जो है वो पाया जाता है। फिर होगा इसमें मैग्नीशियम, तो पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, पेशियों तंत्रिकाओं का नियंत्रण और कुछ एंजाइमों के लिए आवश्यक जो है वो होता है। और इसका स्रोत होता है आपके हरी पत्तीदार सब्जी और अनाज, ठीक। उसके बाद होगा इसमें गंधक, सल्फर का काम है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और एक इसका स्रोत है अनाज में दाल, मेथी और काला नमक में जो है पाया जाता है। उसकी तरह से इसमें तांबा, जस्ता और कोबाल्ट, तांबा, जस्ता और कोबाल्ट को देखते हैं, जिसमें प्रोटीन एवं जो है एंजाइम का निर्माण करता है, प्रोटीन वाले एंजाइम का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद होगा इसमें स्रोत है आपका, तो स्रोत के रूप में पाए जाते हैं इसमें अनाज, दाल, मांस और सब्जियों में पाया जाता है। फिर उसके बाद होगा इसमें आयोडीन, तो आयोडीन से भोजन के ऑक्सीकरण का नियंत्रण करता है। और इसके स्रोत जो होते हैं आपके मछली होते हैं, समुद्री नमक और आयोडाइड्स नमक में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे में क्लोरीन, तो क्लोरीन जो होता है उसका जो महत्व होता है आपके एंजाइम तंत्रिका तथा अमाशय में कार्यों में सहायक करना, तंत्रिका तथा अमाशय के कार्यों में सहायक करता है। और इसका जो स्रोत होता है आपको कहाँ पर पाए जाते हैं, नमक एवं अनाज, फल में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आएगा लास्ट इसमें सोडियम एवं जो है पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी कहाँ पर होता है, आपके शरीर की सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति रखने में जो है वो क्या होता है, सहायक होता है। और मानव शरीर में लगभग जो है 0.4% जो है वो इसी का जो है वो होता है। इसका जो स्रोत होता है कहाँ पर है, प्रायः नाप के पाए जाते हैं सभी भोजन एवं जो है नमक में वह पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो पहला है इसमें ये आपका है कैल्शियम का है, ये आपके पास है फास्फोरस का, फिर उसके बाद होगा ये Fe का, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या होता है इसमें, अस्थि भंगुरता, कैल्शियम की कमी से अस्थि भंगुरता, यानी कि जो अस्थि होते हैं, जो हड्डियां होते हैं कमजोर हो जाते हैं और अनियंत्रित हृदय स्पंदन तथा जो है पेशियां गति, ठीक। उसके बाद होगा इसमें फास्फोरस से क्या होता है, इसमें शरीर जो है कमजोरी होते हैं और कमजोर दांत एवं अस्थियां भी कमजोर हो जाते हैं। और Fe से आपका अरुधिरता, रुधिर की कमी और रुधिर द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में वो जो है कमी हो जाता है। कैल्शियम, Mg, फिर है सल्फर, फिर है कोबाल्ट एवं जो है जिंक, फिर उसके बाद होगी इसमें आयोडीन, जिंक और आयोडीन, ठीक है। तो देखते हैं पहले मैग्नीशियम, तो इसमें क्या होगा, पेशियों तथा जो है तंत्रिकाओं के कार्यों में कमी होता है। उस तरह से इसमें जो है पेशियों तथा जो है तंत्रिकाओं के कार्यों में भी क्या होगा, इसमें कमी होगा सल्फर के कारण। और उसके बाद जो है आपके तांबा और
कोबाल्ट में क्या होता है, भूख ना लगना और वृद्धि में कमी और अरक्तता जो है उसमें हो जाते हैं। उसके बाद होगा इसमें आपके पास आ जाते हैं हमारे में क्या, आयोडीन। तो आयोडीन के कारण जो क्या होता है, घेंघा रोग अथवा जो है वो इसको बोलते हैं गंडमाला या असामान्य उपपचय जो है वो होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से आपके घेंघा रोग होते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक, बोलोगे इसमें क्लोरीन, और ये होगा हमारे में क्या होगा, इसमें सोडियम एंड जो है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो देखते हैं पहले क्लोरीन, तो इसमें निर्जलीकरण और अत्यधिक जो है कमजोरी, उसी के साथ जो है सोडियम और पोटेशियम से क्या होते हैं, रुधिर दाब में कमी, निर्जलीकरण और शारीरिक जो है कमजोरी होता है। आज का जो वीडियो हमारा है वो कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, ऐसे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।